हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कि क्या आलिया ने जो हम सबकी भड़ास है, जो हमको गुस्सा आ रहा अदिति जसमीत पर, उसका बदला लिया या नहीं। चैप्टर 186 फाइट बैक। अदिति ने जब दूसरे लोगों को आलिया का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसके दिमाग में फौरन एक शातिर प्लान आ गया, और वो भी उन लोगों की हंसी में शामिल होते हुए आलिया को टारगेट करते हुए बोली, आलिया, तुम तुम तो सच में कितनी इडियट हो। तुमको तो ठीक से चलना भी नहीं आता। इतना बड़ा फाउंटेन नहीं दिखा तुमको और अंधेरे में सीधा पानी में ही गिर गई तुम। उसके इस कमेंट पर लोग और भी हंसने लगे, लेकिन आलिया को उनमें से किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो उसी तरह जलती हुई आंखों से अदिति को घूरती रही और उसके पास आकर अपने दांत पीसती हुए बोली, क्या कहा तुमने अदिति? एक बार फिर से कहना। अदिति एक सेकंड के लिए हड़बड़ाई, फिर बहुत ही ढीठता के साथ बोली, मैंने कहा कि जब तुमको ठीक से दिखाई नहीं देता तो कम से कम देखकर चला करो ना। एक काम करो, घर जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवा लेना, तुम्हें चश्मे की जरूरत है। उसके ये कहते ही आलिया ने पूरी ताकत से खींचकर इतनी जोर से थप्पड़ अदिति के मुंह पर मारा कि वो लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ी। इतनी जोर का थप्पड़ आलिया ने मारा, और वो भी किसको? कॉलेज की सबसे बड़ी बुली अदिति को। अपनी आंखों से देखने के बाद भी वहां खड़े कई लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि आलिया ने ये किया है। सब शॉक्ड होकर आलिया को और अदिति को देख रहे थे। भीड़ में चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। अदिति अपने गालों को हाथों से पकड़े हुए आंखें फाड़ फाड़ कर आलिया को देख रही थी। आज जो आलिया ने किया था उसकी तो उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। आलिया की आंखों के कोरों से आंसू निकल पड़े और वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, कितनी बार तुम मेरे साथ ऐसा करती रहोगी? तुमने क्या सोचा है कि बार बार तुम मुझे जान से मारने की ऐसी घटिया हरकतें करती रहोगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी? ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, तो आज तुम्हारी मेरे और मुस्कान के साथ इस तरीके की जानलेवा हरकत करने की ना हिम्मत नहीं होती। तेरी ये जुर्रत? अदिति अपने गालों को सहलाती हुई आंखों से अंगारे बरसाते हुए उस पर गुर्राती हुई बोली, मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई मुझ पर एक उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता और तूने मुझ पर पूरा हाथ उठा दिया। अब तो तू गई, अब तुझे मरना होगा। कहकर वो आलिया पर एकदम से झपटी और किसी जंगली बिल्ली की तरह बुरी तरह से अपने पंजे मारने लगी। ऐसा लग रहा था कि गुस्से में वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसके पागलपन को बंद करने के लिए आलिया ने फिर से उसको तड़ातड़ 2-3 थप्पड़ और मारे। मुझे मरना होगा? हाँ, तू मारेगी मुझे? एक नहीं, न जाने कितनी बार तूने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार तेरा वार उल्टा ही पड़ जाता है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन मैं ना अब तेरे सामने ही तुझे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। आलिया के सिर पर भी इस बार जुनून सवार था। इस बार उसको किसी का भी डर नहीं था। अदिति से भिड़ने में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आसपास की भीड़ बस चुपचाप खड़ी ये नजारा देख रही थी। सभी लोग इस बात से शॉक थे कि जिस अदिति के धौंस भरे नेचर की वजह से कोई भी उसके मुंह तक नहीं लगता था, सभी उससे उलझने से बचते थे, वहीं आलिया अपनी जी जान लगाकर उससे ना सिर्फ भिड़ी हुई थी बल्कि उस पर भारी भी पड़ रही थी। अदिति को वाकई इस टाइम मदद की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उसके लिए आगे नहीं आ रहा था। आलिया ने अदिति को पीटते पीटते जमीन पर गिरा दिया और खुद उसके सीने पर सवार हो गई। अदिति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने आज तक कभी पलटकर उसको जवाब नहीं दिया था, वो उसका ये हाल बना देगी। वो शौक थी कि आखिर इतनी दुबली पतली सी आलिया में इतनी ताकत कहां से आ गई। ये आलिया का अब तक का उसके दिल में भरा हुआ गुबार था, जो अब ज्वालामुखी का लावा बनकर फट रहा था। आलिया से मार खाने से कहीं ज्यादा दर्द अदिति को शर्मिंदगी का हो रहा था, जो उसको सबके सामने सहनी पड़ रही थी।
क्योंकि ऐसे तो वो सबके सामने ही अपनी परिवार का रौब झाड़ती रहती थी। बड़ी बड़ी फैमिलीज के लड़के लड़कियां भी उसके रौब की वजह से हमेशा उससे उलझने से कतराते थे। लेकिन आज एक मामूली सी लड़की के जुनून ने उसका ये हाल बना दिया था। उसकी अब तक की सारी धौंस, सारी हेकड़ी सब निकल गई थी। अदिति हमेशा किसी मतलबी लड़की की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचती थी। इसलिए आज उस भीड़ में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी मदद के लिए सामने आता, बल्कि सब तो ये सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था। सबको कभी ना कभी बुराई का बदला मिलता ही है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी चींटी को भी बेवजह दबाया जाए तो वो भी पलटकर काट लेती है। आलिया तो फिर भी इंसान थे। अदिति की ये हालत देखकर जसमीत ने मुस्कान को छोड़ा और आलिया को पीछे से पकड़कर उठा लिया। उसके दोनों हाथ आलिया को पीछे से मजबूती से पकड़े हुए थे, फिर भी वो उसको संभाल नहीं पा रही थी। मुस्कान ने जब ये देखा तो उसमें भी न जाने कहां से सोई हुई हिम्मत जाग गई और खुद से लगभग डबल जसमीत को उसने बाल पकड़कर पीछे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। उसके गिरते ही उसकी पकड़ खुल गई और आलिया आजाद हो गई। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मेरे पापा क्रिमिनल है, मेरे पापा खूनी है, एक खूनी की लड़की खूनी बनेगी, है ना? बिल्कुल सही कह रही थी तू, क्योंकि आज तो ना मैं तेरा खून ही करने वाली हूँ। कहते हुए मुस्कान ने नीचे गिरी हुई जसमीत पर बेहिसाब लातों की बौछार कर दी और उसको उठने का मौका तक नहीं दिया। अब मुस्कान भी जसमीत पर हावी हो चुकी थी। उसको खुद भी हैरानी हो रही थी कि उसकी ये हिम्मत अब तक कहाँ छुपी थी। अब तक उसने उसकी इतनी ज्यादती का जवाब क्यों नहीं दिया था। लेकिन जो भी हो, अब मुस्कान अपने अंदर के इस बदलाव से बहुत खुश थी। उसको खुद के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी कि वो भी किसी से कम नहीं है, बल्कि वो भी अपने जुनून से जसमीत जैसी पहाड़ को न सिर्फ जमीन पर गिरा सकती है, बल्कि वो तबीयत से उसकी पिटाई भी कर सकती है। और तब जसमीत में भी उसको रोकने का दम नहीं था। जितने थप्पड़ और लाते जसमीत ने उसको मारे थे, उससे कहीं ज्यादा मुस्कान ने सूद समेत उसको वापस लौटा दिए थे। उसकी भी अब तक की भड़ास किसी लावे की तरह फूटकर बाहर निकल रही थी। अब तक अदिति और जसमीत दोनों के ही हौसले पस्त हो चुके थे। नीचे गिरे होने की वजह से जसमीत भी ना तो उसको रोक पा रही थी और ना ही उठकर उस पर वार कर पा रही थी। भाई सीरियसली बता रही हूँ, आज का दिन सक्षम हो गया मेरा। आज जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, मुझे कभी नहीं मिली। कई बार लोगों को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि जो वो गलती कर रहे हैं या जो वो हमें डिस्गस्टिंग फील करा रहे हैं, उसकी हमें ना तो आदत हुई है, ना ऐसा है कि हमको उसके बारे में पता नहीं है। हम सिर्फ किसी लिहाज में, किसी रिस्पेक्ट में या फिर किसी उम्मीद में उस चीज को सहन कर रहे हैं। बहुत जरूरी होता है एक पॉइंट पर आकर इस बात को बताना कि बस अब बहुत हो गया। मैक्सिमम ऑफ द टाइम लोग आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए आप पर अपनी पावर नहीं दिखाते। हम उनके सामने कमजोर प्रिटेंड करते हैं, उन्हें हमसे कोई डर नहीं होता है, इसलिए वो अपनी ताकत हम पर आजमाते हैं। जिस दिन आपने उन्हें डर का एहसास करा दिया ना, उनका ये बेफिजूल का पावर शो ऑफ खत्म हो जाएगा। आज के इस एपिसोड से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने कुछ तो कुछ जरूर सीखा होगा। हर चीज की लिमिट होती है। आगे जानेंगे कि हमारी हीरोइन जो अभी लेटेस्टली हीरो बन गई है उसका क्या और रिएक्शन होता है। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 187, गेम ओवर। जसमीत की हेल्प की वजह से अदिति कुछ देर पहले ही उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसको मौका मिल गया था। उसने जल्दी से पास ही पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और आलिया की तरफ चीख कर बोली, आलिया गो टू हेल। लेकिन इससे पहले कि वो पत्थर खींचकर उसकी तरफ मार पाती, किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ को झटका देते हुए अपनी तरफ घुमाया
और दूसरे हाथ से इतनी जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि कुछ सेकंड के लिए उसकी कनपटी सुन्न हो गई। ये अदिति के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। शायद तुम्हारे सिर पर कोई भूत चढ़ गया है, पर डोंट वरी, बिगड़ते हुए भूतों को सिर से उतारना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। बिल्कुल सीरियस लुक में सामने खड़े अर्नब ने अदिति से कहा। अदिति दर्द से बिलक उठी थी और अभी भी हार मानने के मूड में नहीं थी। वो रोते हुए उस पर चीख कर बोली, अर्नब, हाउ डेयर यू हिट मी? मुझे थप्पड़ कैसे मारा तुमने? चटाक की आवाज के साथ एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर पड़ा और अर्नब ने बिना किसी एक्सप्रेशन से उससे कहा, ऐसे मारा। एक और बार मार के बताऊं? इस बार आसपास खड़े लोग जो अभी तक उन चारों को आपस में भिड़ते हुए देखकर शॉक थे, अब वो जोर से हंस पड़े। अदिति के लिए तो आज का दिन ही खराब था। अनगिनत थप्पड़ खाते खाते और गुस्से से तमतमाते हुए उसका पूरा मुंह लाल हो गया था। वो अब लाल आंख लिए खामोश खड़ी गुस्से में थर थर कांप रही थी। सबको वो चाहे जितनी भी धमका ले, लेकिन अर्नब के सामने उसकी जरा भी दादागिरी चलने नहीं वाली थी, क्योंकि इस मामले में तो वो उससे भी एक कदम नहीं कई कदम आगे था। इसलिए वो वैसे भी उसको कुछ नहीं कह पाती थी। उसने अदिति की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे वार्निंग देते हुए अंदाज में बोला, मैंने इससे पहले भी तुमको वार्निंग दी थी कि आलिया और मुस्कान से दूर रहना, लेकिन तब भी तुम्हारी समझ में शायद आया नहीं था। लेकिन अब अगर तुमने आलिया और मुस्कान के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब समझाने की जरूरत तो है नहीं। इसका सबक तुम्हें पहले ही मिल चुका है। लेकिन फिर भी अगर तुमने किसी तरीके का बदला लेने का सोचा तो याद रखना कि मैं उसी टाइम तुम्हें चीर कर फाड़ डालूंगा, क्योंकि मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे तुम कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। अगर फिर तुमने या तुम्हारी किसी भी मिनी गैंग ने आलिया और मुस्कान को अपनी गुंडागर्दी से धमकाया तो भूलना मत कि गुंडागर्दी के मामले में मैं पूरे कॉलेज का बाप हूँ। अपनी त्योरियां चढ़ाए हुए वो बिल्कुल शांत होकर उसको वार्निंग दे रहा था। अर्नब का ये रूप उसके गुस्से वाले रूप से भी और ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसके कहे हुए शब्द अभी तक उनके कानों में गूंज रहे थे, जिसका सीधा सा यही मतलब था कि अब वो उन दोनों में से किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आसपास खड़े स्टूडेंट सभी उस पर हंस रहे थे। अदिति के लिए इस बेइज्जती की चोट उन थप्पड़ों की चोट से 1000 गुना ज्यादा थी। बाहर तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा चल रही थी। भीगे कपड़ों में ठंड से आलिया की हड्डियां भी कांप रही थी। उसके गीले कपड़े बर्फ की तरह ठंडे होकर उसके बदन से चिपके हुए थे, जिसकी ठंड उसकी हड्डियों में समा रही थी। अर्नब को लगा कि ठंड से आलिया की हालत खराब हो रही है और उसको किसी सहारे की जरूरत है। तो इससे पहले कि उसकी मदद के लिए वो आगे बढ़ता, दो मजबूत हाथों ने पहले ही आलिया को थाम लिया। ये हाथ सिद्धार्थ के थे। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। बिल्कुल भावहीन आंखों से उसने अदिति को देखा। उसकी ठंडी नजरें अर्नब के उस थप्पड़ से भी ज्यादा चोट कर रही थी। सभी जानते थे कि खुशी हो या गुस्सा, सिद्धार्थ किसी भी तरीके का इमोशन किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि ऐसे इंसान का गुस्सा सबसे घातक होता है। अर्नब का गुस्सा तो अक्सर कई बार सभी ने देखा था, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा तो सोए हुए ज्वालामुखी से भी ज्यादा खतरनाक था, जो जब फटता तो तबाही ले आता था। सिद्धार्थ को वहां पर आया देख अदिति और भी ज्यादा डर गई। उसके कुछ भी पूछने से पहले वो अपनी सफाई देने लगी। ये मेरी गलती नहीं है। ये फाउंटेन के पास खड़ी थी तो खुद ही फाउंटेन में गिर गई थी। और इन सब लोगों से पूछ लो, इन सब लोगों ने भी तो आलिया को फाउंटेन से बाहर निकलते हुए देखा था ना। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर और सिद्धार्थ को वहां पर देखकर उसकी सांस वैसे ही अटक गई थी, इसलिए वो अटक अटक कर बोल रही थी। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। उसने अपना ब्लेजर उतारा और आलिया को पहना दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बिल्कुल नॉर्मली आलिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सच में यही हुआ था? ये सुनकर अदिति का तो जैसे हलक सूख गया। इससे पहले कि आलिया कुछ कहती,
अदिति ने फौरन अपना स्टैंड बदल दिया। नहीं नहीं, ये सब इसने किया है, जसमीत ने किया है, उसकी गलती है। इसी ने आलिया को पानी में धक्का दिया था। चाहे तो खुद ये बात आलिया से पूछ लो। इसकी पूछो किसने गिराया था इसको पानी में। कहते हुए उसने जसमीत को पॉइंट करते हुए कहा, जो वहीं पर खड़ी थी। जसमीत अदिति के ब्लेम को सुनकर किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी ही रह गई। कुछ सेकंड तो वो ऐसी ही शॉक्ड खड़ी रही। अदिति, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे ही तो किया था, और अब जब हम पकड़े गए हैं तो सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर, कसूरवार मुझे ठहराकर खुद बचना चाहती हो? मैंने सच में तुमसे बड़ी मतलबी लड़की आज तक नहीं देखी, जो खुद को बचाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी सैक्रिफाइस कर दे। ये कहते हुए जसमीत जैसी लड़की भी इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में से आंसू आ गए। फिर उसने फौरन अपने आंसू पोंछते हुए और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, हाँ, मैंने ही आलिया को उस फाउंटेन में पुश किया था। ये मेरी गलती है, लेकिन इससे भी बड़ी गलती ये है कि मैंने इस लड़की, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके कहने पर मैंने ये किया था। इस बात का कंफर्मेशन आलिया भी कर सकती है। ये सब इसका प्लान था, ये ट्रैप इसने आलिया के लिए बनाया था, उसने अदिति को पॉइंट आउट करते हुए कहा। जब अदिति खुद को बचाने के लिए अपनी पक्की दोस्त और पुरानी फ्रेंड को भी सैक्रिफाइस कर सकती है, तो उसने भी अदिति के सारे प्लान की पोल सबके सामने खोल दी। उसको भी सारा ब्लेम खुद पर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके ये कहते ही सभी लोग भड़क गए और सभी एक साथ उसको पॉइंट आउट करते हुए बोले, ओ माय गॉड, कितनी खुदगर्ज है ये, अपने बदले के लिए किसी की जान भी ले सकती है। हाँ और क्या, बताओ, उसको पानी में धकेल दिया। अगर उसको कुछ हो जाता तो? वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए बच गई। अरे पानी गहरा हो या ना हो वो छोड़ो, ये देखो कि कैसा बर्फ जैसा ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी में कोई गिरेगा तो ठंड से ही मर जाएगा। सभी लोग हर तरफ से अदिति पर कमेंट करने लगे। किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना उसकी पुरानी आदत है, ये सब जानते थे, और उसकी इस तरह की आदत से सभी परेशान रहते थे। लेकिन अपना पुराना बदला लेने के लिए किसी की जान खतरे में डालकर तो उसने सच में नीचता की हद पार कर दी थी। इस तरह उन लोगों को भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। अब सब लोग उसको एक्सेल कॉलेज से बाहर निकलवाने के लिए पैरवी करने लगे। ऐसे तो ये कभी भी किसी को भी मार देगी, ऐसी लड़की को तो कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं। हाँ हाँ, इसको फौरन यहाँ से निकाल कर बाहर करो, वरना ये हमेशा किसी न किसी के साथ ऐसा ही करती रहेगी। एग्जैक्टली, हमें अपने कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। अरे अगर पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं तो कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाएगा इसको। अदिति के पूरी तरह से एक्सपोज हो जाने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स इस फेवर में थे कि अब उसको एक्सेल कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। कुछ लोग अदिति के साथ साथ जसमीत को भी उसके घातक प्लान का हिस्सा बनने और उसका साथ देने के लिए उसको भी कॉलेज से बाहर निकलवाने के लिए बोल रहे थे। सिद्धार्थ उसी तरह चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ भय चढ़ाकर अदिति और जसमीत को घूर रहा था। हालांकि उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने सारे लोगों के विरोध ने पहले ही अपना काम कर दिया था। उसकी बाहों में लिपटी हुई आलिया ब्लेजर से ढकी होने के बावजूद भी ठंड से कांप रही थी। उसने सिद्धार्थ की आस्तीन खींचकर धीरे से कांपती हुई आवाज में उससे कहा, स्वीट, मुझे ठंड लग रही है। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर सिद्धार्थ को लगा जैसे उसके सीने में तेज दर्द की एक लहर उठी हो। उसने आलिया को अपने दोनों हाथों में उठाया और उसको लेकर कैंपस से बाहर चला गया। अर्नब ने उसको आलिया को इस तरह गोद में उठाकर ले जाते हुए देखा तो खुद पर हंस दिया। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस हो गया। क्या लगता है आपको, अदिति और जसमीत को कॉलेज से बाहर निकालना चाहिए? और इन सब में किसने मुस्कान से तो उसका हाल पूछा ही नहीं? दैट्स नॉट फेयर। आपका क्या टेक है? ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम।
चलिए चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आगे क्या हुआ। ये है चैप्टर 188, एक दूजे के वास्ते। शमिता और नेहा जो काफी देर से वहीं पर खड़ी हुई ये सब ड्रामा देख रही थी, सिद्धार्थ के वहां से जाते ही खुद को आड़ में कर लिया। हर कोई आलिया के लिए बड़ी हमदर्दी दिखा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये सब मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, सिद्धार्थ और अर्नब दोनों ही आलिया के लिए स्टैंड क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है इस मामूली सी लड़की में कि एक नेशनल लेवल का सुपरस्टार और दूसरा शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के मालिक का इकलौता वारिस, ये दोनों ही हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहते। शमिता सोचते हुए बोली, ट्रस्ट मी दी, ये उसके लिए प्लस पॉइंट नहीं है बल्कि बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तुम बस देखती जाओ कि किस तरह ये दोनों डबल ट्रीट उसके लिए डबल ट्रबल बन जाएंगे और वो इसे हैंडल भी नहीं कर पाएगी। कहते हुए नेहा बड़ी ही शातिर तरीके से मुस्कुरा दी। रात गहरी हो गई थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। सफेद रंग की शर्ट पहने हुए उस लड़के ने खिड़की बंद कर दी और पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखने लगा। आलिया ने उन भीगे कपड़ों को चेंज करके हॉस्पिटल का गाउन पहन लिया। गोरे से नाजुक हाथ पर ड्रिप की सुई लगी हुई थी। नर्म और गर्म कपड़ों में उसको पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। खुशकिस्मती से इतनी देर तक ठंडे पानी में रहने के बावजूद भी उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। डॉक्टर ने भी उसको आज एडमिट करके अगली सुबह डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया था और 2-3 दिन बस रेगुलर कुछ दवाइयां और इंजेक्शंस लेने के लिए कहा था। फिलहाल कुछ मेडिसिन की लाइट डोज देकर और एक इंजेक्शन देकर डॉक्टर चला गया था। उन टैबलेट्स में नींद का भी हल्का सा डोज होने की वजह से उसको हल्की सी नींद आ गई थी। लेकिन खिड़की बंद करने की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गई। उसने सिद्धार्थ की तरफ एक नजर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ उसके बेड के सिरहाने बैठ गया और उसके जिस हाथ में ड्रिप लगी हुई थी वो हाथ अपने हाथ में ले लिया। आलिया का हाथ बिल्कुल ठंडा था, इसलिए उसको अपने हाथ के चारों तरफ लिपटे हुए सिद्धार्थ के हाथ से गर्माहट काफी सुकून दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसके हाथ को ऐसे ही पकड़े रहे और कहीं जाने ना दे। उसके हाथ को पकड़े हुए आलिया न जाने कहाँ खो गई। फिर शून्य में देखती हुई अचानक उससे बोली, सिद्धार्थ, तुम जानते हो ना, मेरा मतलब है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं पीटा है, लेकिन न जाने क्यों आज मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मेरा हाथ उठ गया। लेकिन आज अदिति ने अपनी हद पार कर दी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अदिति और जसमीत ने मुझे वॉशरूम में लॉक करके मेरे ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया था एक दिन, और उसके बाद भी उन्होंने फिर से मेरे साथ वैसा ही किया, जबरदस्ती मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया। पूरे खाली वार्ड में उसकी महीन सी आवाज गूंज रही थी। सिद्धार्थ सब्र से उसकी बात सुन रहा था। उसका चेहरा तो बिल्कुल भावहीन था, लेकिन आलिया की बात सुनते सुनते उसकी आंखें और भी खतरनाक होती चली जा रही थी। आखिर इसने मुझसे ये सब छुपाया क्यों रखा? वो यही सोच रहा था। क्या उसकी छोटी सी चहेती सी बेवकूफ आलिया के मन में और कुछ भी छुपा है जो उसने अब तक उसके सामने जाहिर नहीं किया? उसकी बातें सुनते सुनते सिद्धार्थ को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। और तुम मुझे ये सब अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? जो आलिया पहले उसको सारी पुरानी बातें बता रही थी, अब वो किसी छोटी सी नटखट बच्ची की तरह सिद्धार्थ की हथेली पर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे गोल गोल सर्कल बनाते हुए थोड़ी सी चापलूसी करते हुए बोली, वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे फिर से बेवकूफ कहो, और ये भी कि इतनी छोटी छोटी चीजों भी मैं खुद नहीं संभाल सकती। उसके सिर के बिल्कुल पास बैठे सिद्धार्थ ने उसको कुछ पल देखा, फिर अपने दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी को उठाते हुए उसका चेहरा हल्का सा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आलिया, तुमसे जुड़ी कोई भी चीज कभी भी छोटी नहीं हो सकती।
तुमसे जुड़ी हुई हर चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? नहीं सिद्धार्थ, मैं हर चीज के लिए तुम पर डिपेंडेंट थोड़ी हो सकती हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं अपने दम पे खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और देखो, मैंने उसे अपना पूरा बदला भी ले लिया। मैं एक टफ लड़की हूँ ना। कहते हुए वो अपने पतली सी बाहों के बाइसेप्स मसल को दिखाते हुए बोली। उसका यह बचपना देखकर सिद्धार्थ को भी हंसी आ गई और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर वो बोला, तुम सच में बहुत टफ लड़की हो आलिया। इतनी ज्यादा कि अब तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगा है कि कहीं तुम किसी दिन मुझे भी अदिति की तरह ही ना पीट दो। वो उससे डरने की झूठ मूठ एक्टिंग करने लगा। डोंट वरी, तुम कोई भी शैतानी नहीं करोगे और मुझे तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी। वो बड़े ही इत्मीनान से उससे बोली, जैसे ये कहकर उसने उसको किसी बहुत बड़े खतरे से बचा लिया हो। ओह हाँ बिल्कुल, कहकर वो हल्के से मुस्कुराया और अपनी पतली उंगलियों से उसके गोरे गाल पर हल्के से चुटकी ले ली। आलिया ने भी उसके उस हाथ के ऊपर से सहलाते हुए और मुस्कुराते हुए सेटिस्फैक्शन में अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने भी उसकी बंद आंखों पर अपना हाथ रख लिया ताकि कमरे की रोशनी उसकी आंखों में ना चुभे। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई तो गहरे पानी से जुड़ी हुई वही पुरानी यादें फिर से उसके जहन में ताजा होने लगी। उसको ऐसा लगा जैसे उस सर्द पानी की वो जानलेवा ठंडक फिर से उसकी नसों में बहने लगी, जो उसको धीरे धीरे चोक कर रही थी। उसकी बंद पलकों में हलचल होने लगी, जिसे सिद्धार्थ की हथेलियों ने साफ महसूस किया। उसने फौरन उसकी आंखों पर से अपना हाथ हटाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या सो नहीं पा रही हो? आलिया ने अपनी आंखें खोल दी और हिम्मत जुटाकर उससे बोली, सिद्धार्थ, बहुत टाइम से मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। क्या आप पूछ लूं? अरे कौन सी बात है? सिद्धार्थ उसके सवाल पर चौंक गया। पहले बताओ कि सच सच जवाब दोगे? आलिया ने किसी बच्चे की तरह डाउटफुल होकर पूछा। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? सिद्धार्थ ने जवाब देने की जगह दूसरा सवाल ही कर दिया। आखिर कौन सा सवाल पूछने वाली है आलिया? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 189, प्रिंसेस सिंड्रेला। अरे ऐसी कौन सी बात है? सिद्धार्थ ने उसके सवाल पर चौंक कर कहा। पहले बताओ कि सच सच जवाब दोगे? आलिया ने किसी बच्चे की तरह डाउटफुल होकर पूछा। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? सिद्धार्थ ने जवाब देने की जगह वापस उसी से सवाल कर दिया। कुछ पल चुप रहकर आलिया ने उसको पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? सिद्धार्थ के घूरने पर वो थोड़ा सा हड़बड़ाई। मेरा मतलब है कि तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और मैं कभी कोई काम ढंग से भी नहीं कर पाती हूँ। अरे वाह, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, कहकर सिद्धार्थ हंसने लगा। उसकी हंसी का मकसद सिर्फ उसको टीज करना था, लेकिन आलिया बिल्कुल सीरियस थी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? उसने बिल्कुल सीधा सा सवाल उससे पूछ लिया। उसके बस एक ही सवाल से सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम मुझसे हर बात में बेहतर हो, कि चाहे वो गुड लुक्स हो, इंटेलिजेंस हो, हाई स्टेटस हो या फिर पर्सनालिटी, यहाँ तक कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और कॉमन सेंस में भी तुम मुझसे बेहतर हो। फिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया? थोड़ी देर तक सिद्धार्थ चुप रहा, शायद वो उसके सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। फिर उसने उसी से पूछ लिया, प्रपोज तो मैंने बहुत पहले किया था, फिर ये सवाल अचानक इतने दिनों बाद ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? आलिया उसकी तरफ करवट लेकर लेटी
और उसकी आंखों में देखकर बोली, सिद्धार्थ, जो प्रिंसेस तुम मुझे समझ रहे हो, शायद वो मैं नहीं हूँ। तुमने मुझे प्रिंसेस की तरह सजाया, वरना मैं तो आम लड़की हूँ। मुझ में तो कोई भी खास बात नहीं है। तुम ऐसी कोई भी फालतू बकवास मत सोचो, और अगर सोचना है तो अच्छे पलों को याद करो। बस इतना याद रखो आलिया कि तुम मेरी सिंड्रेला हो, जो एक प्रिंसेस की तरह सच कर अपने प्रिंस यानी कि मुझसे मिलने के लिए पार्टी में आती है। आलिया ने अपना सिर उठाकर उससे कहा, सिंड्रेला? शायद तुम सही कह रहे हो, मैं सिंड्रेला ही हूँ, लेकिन वो सिंड्रेला नहीं जिसको स्टोरी के लास्ट में प्रिंसेस मिल जाता है, बल्कि वो सिंड्रेला जो आधी रात होने पर प्रिंसेस से वापस एक मामूली लड़की बन जाती है। उसकी आवाज में मायूसी थी। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर सीरियस हो गया और उससे बोला, प्यार कभी भी ये देखकर नहीं किया जाता कि कोई प्यार के लायक है या नहीं। प्यार एक एहसास है जो बस हो जाता है, इसलिए तुम्हें कोई सिंड्रेला बनने की जरूरत नहीं है। तुम आलिया हो, बस यही काफी है, और तुम मेरे लिए परफेक्ट मैच हो, ये काफी है मेरे लिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर आलिया हैरानी से उसको देखने लगी। उसने हैरानी से कई बार अपनी पलकें झपकाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मेरे साथ तुम जब तक हो तब तक तुम हर चीज से बेफिक्र रहो। तुम्हें किसी के भी बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें किसी के लिए टफ बनने की जरूरत है। अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें सिर्फ मुझसे कहना है, बस। उसके बाद तुम्हें उस प्रॉब्लम के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आलिया। फिर उसको हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है, ओके? उसकी बात सुनकर आलिया कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ से बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं हूँ? सिद्धार्थ, क्या सच में मैं तुम्हारे लायक हूँ? ये कहते हुए आलिया के अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ चुकी थी। इतने शानदार लड़के का साथ पाकर उसको खुशी के साथ साथ एक अजीब सा अनजाना सा डर भी महसूस होने लगा था। वो ऐसा लगता था जैसे ये सब सच ना होकर एक सपना हो। जिस तरह सिद्धार्थ अचानक उसकी जिंदगी में आया था, कहीं उसी तरह अचानक उसको बीच राह में छोड़कर चला ना जाए। जहां पहले वो उसकी जबरदस्ती के इंटरफेरेंस से बहुत इरिटेट हो जाती थी, अब उसको एक अजीब सा डर लगता था कि कहीं वो उसको खो ना दे। अब ये सोचते ही वो एकदम से बेचैन होने लगती थी। तुम सच में एकदम बुद्धू हो, सिद्धार्थ ने उसके माथे पर सर से हल्की सी चपट लगाते हुए कहा। हालांकि आलिया को यह नहीं पता था कि वो तो उसको खो देने के डर से सिर्फ तब से ही डरी हुई है जब से उसने सिद्धार्थ के प्यार को महसूस करना शुरू किया है। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में उसको खो देने का डर तो हमेशा से था। अगर आलिया के दिल में बेचैनी है तो वही बेचैनी सिद्धार्थ के दिल में भी है। यहाँ तक कि एक सबसे घातक योद्धा भी तभी तक खतरनाक होता है जब तक उसको किसी भी बात का डर ना हो। यहाँ तक कि वो अपनी मौत से भी नहीं डरता। लेकिन जब उसको भी प्यार हो जाता है तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं डर समा जाता है। सिद्धार्थ को भी शुरू से ये डर था कि पता नहीं वो उसको पसंद करेगी या नहीं। फिर दूसरा डर ये कि उससे प्यार करके वो खुश रहेगी कि नहीं। इसलिए डर सिर्फ आलिया को ही नहीं था, बल्कि सिद्धार्थ को भी महसूस हो रहा था। ये बात और थी कि उसने कभी आलिया के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया था। बहुत से लोगों के लिए वो सेलिब्रिटी था, एक नेशनल आइडल था, लेकिन प्यार के मामले में वो भी एक आम लड़के के जैसा ही था। उसमें भी प्यार के लिए एक नॉर्मल लड़के के जैसे ही फीलिंग्स थी। That's so cute ना? किसी भी इंसान को उसके ऊपरी अटायर, आउटलुक से जज करना कितना आसान है, लेकिन एक्चुअली उसके दिल में क्या चल रहा है, वो किस तरीके का इंसान है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या फील करता है, ये कभी हम सोचते ही नहीं। हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा आम हो, हमसे भी ज्यादा सिंपल हो, लेकिन बस उसके अटायर को देखकर, आउटर लुक को देखकर हमने जज कर लिया। इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ आता है, स्पेशली प्यार किसी को कहीं भी हो जाता है। आगे जानेंगे इस लव स्टोरी का क्या होता है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 190 क्यूट किड्स। सिद्धार्थ उसको कहता था कि अपने साथ रखकर वो उसको अपने जैसा ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना देगा, जबकि आलिया की सोच इसके बिल्कुल उलट थी। वो ये सोचती थी कि उसके साथ रहकर सिद्धार्थ की सारी इंटेलिजेंस गायब हो जाएगी और वो भी उसी की तरह बेवकूफ बन जाएगा। आलिया ने अपने ब्लैंकेट को ऊपर की तरफ खींचकर उसको सर से ओढ़ लिया और उससे बोली, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। सिद्धार्थ ने भी उसको गुड नाइट बोलकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। आलिया ने वापस ब्लैंकेट को हल्का सा नीचे खींचकर सिद्धार्थ को अधखुली आंखों से देखा। उसने फाउंटेन के पास उसको अपना ब्लेजर दे दिया था, जिससे अब वो सिर्फ एक वाइट फॉर्मल शर्ट में ही था। हालांकि वार्ड में सेंट्रल हीटिंग फैसिलिटी थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ठंड थी, जिसके लिए बस एक सिंगल शर्ट काफी नहीं थी। क्या तुम नहीं सोओगे? आलिया ने ब्लैंकेट से झांकते हुए उससे पूछा। तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं भी सो जाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आलिया को ये देखकर काफी अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि उसकी वजह से आज वो दोनों यहाँ हैं। वो तो आराम से गर्म बिस्तर पर लेटी है, जबकि वो बेचारा एक सिंगल शर्ट की स्लीव्स चढ़ाए हुए उसके बेड के ही सिराने पास पर अनकंफर्टेबल बैठा हुआ है। तो क्या पूरी रात ये ऐसे ही मेरे बेड के पास बैठे बैठे गुजारेगा? आलिया ने मन ही मन जब ये सोचा तो उसको अच्छा नहीं लगा। ऐसे बैठे बैठे तुम कैसे सो पाओगे? तुम भी थोड़ा सा नीचे खिसक कर अपने पैरों को ठीक से फैला लो, और बेड काफी बड़ा है, तुम एक तरफ सो जाओ, इधर मैं सो जाती हूँ। कहकर वो बिस्तर के एक तरफ सरक गई। लेकिन जब उसने देखा कि सिद्धार्थ अपनी जगह से हिला तक नहीं और अपनी भौएं चढ़ाए हुए और स्माइल करते हुए उसको घूर रहा था, तो एक पल के लिए वो चौंक गई कि कहीं उसने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। सिद्धार्थ की तनी हुई भौएं देखकर उसको महसूस हुआ कि उसने ऐसा बोलकर एक बड़ी गड़बड़ कर दी है। एक लड़की के साथ में सोने के लिए कहने का मतलब कुछ और ही माना जाता है। 2 सेकंड बाद जब उसको अपनी बेवकूफी समझ आई तो वो शर्म से दोहरी हो गई। उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे और वो फौरन तेजी से बोली, ओह माय गॉड, नहीं 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 नहीं, इधर नहीं सोना, इधर मत आना, इधर मत आना, यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। कहते हुए वो जल्दी से खिसक कर बेड के बीचों बीच आ गई और ब्लैंकेट को पूरा ओढ़कर उसमें खुद को छिपा लिया। सिद्धार्थ को उसकी इस बेवकूफी पर भी प्यार आने लगा और वो बेबाकी से उसकी इस नासमझी पर हंस दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोला, अपनी आंखें बंद कर लो, सो जाओ। जब उसने आलिया से यह कहा तो उस वक्त वो काफी नर्वस हो गई, लेकिन उसके पास बैठा सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़े बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि सिद्धार्थ उस बात के लिए उसको कुछ नहीं कह रहा है, तो आलिया को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। वो चुपचाप सोने का नाटक करते हुए लेटी रही और सिद्धार्थ उसके बालों में हाथ फेरते हुए बिल्कुल धीरे से बोला, जैसी डम्बो तुम हो ना, मुझे लगता है कि हमारी बेटी भी ऐसी होगी, या फिर लड़का होगा तो वो मेरे जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगा। नहीं, छोड़ो, जाने दो, मेरे जैसा लड़का नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी डम्बो सी क्यूट सी लड़की ज्यादा सही रहेगी। दोनों ही क्यूट किड्स चाहिए मुझे, ओके? बच्चे, लड़का और लड़की, ये सिद्धार्थ तो कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड दिख रहा है। आलिया आंखें बंद करके लेटे हुए उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उस टाइम उसको इतनी जोर से नींद आ रही थी कि उसने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उस टाइम उससे बहस की तो वो उससे वैसे भी जीत नहीं पाएगी और वो भी उसको किसी न किसी तरह उसी के शब्दों के जाल में फंसा देगा। इसलिए वो उसके हाथ को पकड़कर एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट गई और सो गई।
सिद्धार्थ अपने दूसरे हाथों से आलिया के बालों को हल्के हल्के सहला रहा था। उसके बालों को सहलाने पर आलिया आंखें बंद किए हुए हल्के से मुस्कुराने लगी। पता नहीं वो अभी भी जागते हुए उसके बालों में होती हुई गुदगुदी से मुस्कुरा रही थी या फिर सोते हुए कोई प्यारा सा सपना देखते हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। आलिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसको हमेशा ही सुकून मिलता था और आज उसका वो आंखें बंद किया हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके बिल्कुल सामने था, उसके बिल्कुल पास, उसकी बाहों में लिपटा हुआ। उसका मन किया कि धीरे से झुककर उसके प्यारे से चेहरे पर वो अपने प्यार की एक मोहर लगा दे, लेकिन कहीं वो उसके चूमने से जाग ना जाए, ये सोचकर वो बस उसको मुस्कुराता हुआ देखता ही रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। आज रात पार्टी के बाद वो कॉर्पोरेट जगत के एक बड़ी ऊंची शख्सियत से मिला था, जिसका नाम था मिस्टर जयंत मल्होत्रा। उसकी फैमिली और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कई डील्स होने की वजह से मिस्टर मल्होत्रा सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने ही आज के स्टेज परफॉर्मेंस के बाद कुछ जरूरी बात करने के लिए उसको रोक लिया था, जिसकी वजह से वो बाहर आलिया के पास पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन वो सोच रहा था कि मिस्टर मल्होत्रा जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर का टाइकून आखिर एक्सेल कॉलेज में क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं उसको ये महसूस हो रहा था कि मिस्टर मल्होत्रा का आज पार्टी में आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जरूर कोई राज था। सिद्धार्थ, हमको भी कुछ गड़बड़ लग रही है, आप ही पता कीजिए। फिलहाल सिद्धार्थ और आलिया के जो मोमेंट थे ना, ओहो, आई एम टेलिंग यू, ये लाइफ है यार, ये जिंदगी है। एक होता है खुशी, एक होता है सेटिस्फैक्शन। खुशी तो मिल जाती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन इन्हीं मोमेंट्स में होता है। ये जो मोमेंट है ना लाइफ में, अगर आप ये जी पा रहे हैं तो आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। और कोई ऐसा है जो सेल्फलेसली आपसे प्यार करता है, उसे फिर कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ये मोमेंट्स चाहिए। बिलीव मी, सारी दुनिया की दौलत, शोहरत, सक्सेस सब एक तरफ, और ये मोमेंट ये एक तरफ। फिलहाल आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 191, फुलिश फोटोग्राफ्स। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके बेड के सिरहाने के पास की खिड़की खुली थी, जिसके शेड से सुबह की गुनगुनी धूप छनकर अंदर उसके बिस्तर तक आ रही थी। आलिया अपनी आंखें मलती हुई एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठी। फिर अगले ही पल उसको याद आया कि वो कहाँ है। बैठे बैठे सोने की वजह से सिद्धार्थ की शर्ट पर ढेर सारी सिलवटें पड़ गई थी, लेकिन इसमें भी उसके स्टनिंग लुक्स में जरा भी कमी नहीं आई थी। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी। सुनहरी धूप की वजह से उसकी घनी पलकों की परछाई उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आलिया पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाई, फिर उसको सोता देखकर हिम्मत करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने के लिए धीरे से उसके थोड़ा और पास आ गई। युवराज की दीवानगी में मैंने सिद्धार्थ के इतना पास होने के बाद भी इस चार्म को कभी नोटिस क्यों नहीं किया। सच में इसके चेहरे पर कितने परफेक्ट फीचर्स हैं। ऐसे गॉर्जियस लुक वाले चेहरे के साथ अगर ये सुपरस्टार है तो सच में इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। अभी आलिया बिल्कुल पास से उसके चेहरे को बहुत ही गौर से देख ही रही थी कि अचानक एक हाथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और आंखों को बंद किए हुए ही बड़ी गहरी सी आवाज में बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मेरे सोने का फायदा उठाकर मुझे किस करना चाहती हो? उसके ऐसे करने पर आलिया बुरी तरह से हड़बड़ा गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने झूठ बोलते हुए उससे कहा, अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। मिस आलिया,
तुम मुझे पिछले 5 मिनट से ऐसे ही घूर रही हो, इसलिए झूठ बोलने की तो जरूरत है नहीं। सिद्धार्थ अभी भी आंखें बंद किए हुए बेड के सिरहाने पर अपना सिर टिकाए हुए ऐसे ही बोला। आलिया के गाल और भी लाल हो गए। इसका मतलब ये सब देख रहा था। ये सोचते हुए उसने सीधे उससे पूछ ही लिया, एक बात बताओ, क्या तुम कोई भूत हो जो आंखें बंद करके भी देख लेते हो? उसने शिकायत भरे लहजे से उससे कहा। सिद्धार्थ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और इसी तरह लेटे हुए उसके होठों पर एक स्माइल फैल गई। हाँ तो ठीक है, चलो मान लिया कि मैं तुम्हें ही देख रही थी, लेकिन मैं बस ये देख रही थी कि अब तुम्हारी दाढ़ी के बाल भी सफेद होने लगे हैं। पहले मुझे लगा था कि शायद धूप का शेड पड़ रहा होगा, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम सच में बुढ़े हो रहे हो। आलिया को जब कुछ नहीं सूझा तो वो यूं ही बहाना बनाकर उसे चिढ़ाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ पर उसकी इस ट्रिक का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उसके बुढ़ा कहकर चिढ़ाने पर खुद ही हंस दिया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर हल्के से दबाते हुए बोला, माय डियर आलिया, ये सब देखने के लिए शादी के बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा। फिर तुम आराम से मेरे सिर और दाढ़ी के एक एक सफेद बालों को पकड़कर ढूंढती रहना। ये कहकर वो बिस्तर से उठ गया और सामने पड़े सोफे के पास जाते हुए अपने शर्ट के बटन एक एक कर खोलकर चेंज करने के लिए उतारी। आलिया अपना सिर ब्लैंकेट में छुपाए हुए आंखों के कोने से उसके चेस्ट के मसल्स और सिक्स पैक्स को घूर रही थी। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि प्रपोज करने के बाद वो उसकी हर चीज में, हर बात में इंटरेस्ट लेने लगी थी और उसको ऐसे गौर से देखकर उसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करती, जैसे उसको पहली बार देख रही हो, और अभी वो उसको घूरे ही जा रही थी। सिद्धार्थ ने ये देख लिया था। शर्ट चेंज करते हुए सिद्धार्थ ने बिना आलिया को देखते हुए हंसकर उससे पूछा, तुम मुझे फिर से घूर रही हो? अब क्या मेरे सीने के व्हाइट बाल ढूंढ रही हो? डोंट वरी, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। ओह नो, ये तो सच में कोई भूत है। इसको तो पीछे भी पता चल जाता है कि मैं क्या देख रही हूँ। इस बार आलिया चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकी कि वो उसको ब्लैंकेट से छुपकर घूर तो रही थी। सिद्धार्थ अब शर्ट चेंज कर चुका था। लाइट शेव और हल्के क्रीम कलर के स्वेटर की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाए हुए उसका लुक और भी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ एक बार और चेकअप के लिए, फिर तुम्हें डिस्चार्ज करवा कर घर ले चलते हैं। वो मुस्कुराते हुए आलिया के सिर पर हाथ रखते हुए बोला और बाहर चला गया। आलिया अभी भी ब्लैंकेट ओढ़े हुए और अपनी उंगलियों से नाखून को चबाते हुए उसके बारे में ही सोच रही थी। उसके चौड़े सीने, चौड़े कंधे, सिक्स पैक्स और वी शेप बैक को देखकर वो न चाहते हुए भी बार बार उसकी परफेक्ट फिजिक के बारे में सोच रही थी। फिर अचानक आलिया के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसने फौरन शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और ब्लैंकेट को पूरा ओढ़ लिया। एक्साइटमेंट और शर्म की वजह से ब्लैंकेट के ऊपर से ही उसकी गहरी गहरी सांसों का उतार चढ़ाव बिल्कुल साफ पता चल रहा था। सिद्धार्थ तब तक डॉक्टर को ले आया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके वार्ड में आता, उसने एक चहकती हुई लाउड आवाज सुनी, आलिया माय डियर। ये आवाज सुनकर उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा रॉकी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ आलिया को गले लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि आलिया उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, रॉकी यू इडियट, छोड़ मुझे। रॉकी हंसते हुए बोला, अच्छा अगर मुझे इडियट बोलेगी ना तो फिर से मैं तुम्हारे बचपन वाले वो फोटोज दिखा दूंगा जिसमें मुझसे ज्यादा तुम इडियट लग रही हो। आलिया के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर रॉकी को बड़ा मजा आ गया। उसने सोचा कि उसकी धमकी का आलिया पर सटीक असर पड़ा है, क्योंकि वो और सुमन आलिया के उन फोटोग्राफ्स को लेकर बचपन से ही उसको धमकी दिया करते थे। फिर तो वो फोटो सच में बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, सिद्धार्थ ने बड़ी ही गहरी आवाज में कहा। जब रॉकी ने वो आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो आलिया की तरह उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो सच में रायता फैल गया था। अपने बचपन की फ्रेंड को चिढ़ाने के चक्कर में उसने देखा ही नहीं कि अनजाने में उसने उस सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ कर दी थी।
दैट्स रियली क्यूट। और उससे भी क्यूट बात यह है कि आलिया में अब सिद्धार्थ को लेकर थोड़ी बहुत फीलिंग्स और चेंजेस आ रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। आगे जानेंगे कहानी में क्या होता है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजी प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 192, विशिंग गुड लक। ओह हेलो सिद्धार्थ, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ, आलिया की तबीयत के बारे में परेशान था। जब रॉकी ने सिद्धार्थ को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। रॉकी के साथ ही सुमन भी आई थी। डॉक्टर ने आलिया का चेकअप किया और कहा अब इनकी कंडीशन पहले से बेहतर है। हार्ट बीट, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर स्टेबल है। ये अब चाहे तो डिस्चार्ज करके घर जा सकती है। बस कुछ दिनों के लिए इन्हें आराम की जरूरत है और कुछ दवाइयाँ और प्रिस्क्रिप्शन मैं दे दे रहा हूँ, उन्हें रेगुलर लेती रहे। यार सुमन, तूने कहीं पापा को तो नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? एक काम कर, मुझे जल्दी से अपना फोन दे, मुझे घर पे फोन करके पापा को बताना है। आलिया घबराते हुए सुमन से बोली। कल रात से वो घर पर फोन भी नहीं कर पाई थी। पागल है क्या? मैं अंकल को ये बताकर बेवजह परेशान क्यों करूंगी? तू उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले। मैंने अंकल को कह दिया था कि कल रात तू मेरे ही घर पे रुकी थी। परेशान होने की कोई बात नहीं है। सुमन उसको दिलासा देते हुए बोली। ओह थैंक गॉड यार। आलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसके बाद वो दोनों नॉर्मली बातें करने लगी। बातों ही बातों में सुमन कल रात वाली घटना के बारे में बहुत गुस्सा थी। आलिया और मुस्कान दोनों के ही साथ उन दोनों ने जिस तरीके का सलूक किया था उस पर वो काफी बिगड़ रही थी। आलिया के ऑपोजिट सुमन शुरू से ही एक टफ लड़की रही थी, जिसको कभी भी कोई गलत बात या किसी की धौंस बर्दाश्त नहीं होती थी। अदिति और जस्मीत दोनों ने ही कल रात उसकी फ्रेंड आलिया और मुस्कान के साथ जो भी किया उससे उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा था। वो वहीं पर अदिति और जसमीत को गाली गलौज के साथ काफी उल्टा सीधा कहने लगी, जबकि वहीं पर सिद्धार्थ भी खड़ा था। इससे आलिया को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जबकि सिद्धार्थ के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसको सुमन की वो बदतमीजी बुरी नहीं लग रही, बल्कि उसको तो उस पर और भी हंसी आ रही थी। वापस जाते हुए सिद्धार्थ ने थोड़ा सीरियस टोन में रॉकी से पूछा, आज सुबह तुम आलिया से मिलने आए थे तो शायद कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस दिखा रहे थे, है ना? ऐसा क्यों? क्यों? तुम्हें बुरा लगा क्या? वो मेरी फ्रेंड है, तो अगर मैंने उसका हालचाल पूछने के लिए उसको गले लगा लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? रॉकी ने बिल्कुल तीखा जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए हंसा, फिर एकदम सीरियस हो गया। वो तुम्हारी फ्रेंड होगी, लेकिन अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रॉकी ने उसको जवाब देना चाहा, लेकिन फिलहाल वो उस कंडीशन में नहीं था कि उसको बराबर जवाब दे सकता, क्योंकि आलिया खुद भी सिद्धार्थ का ही फेवर कर रही थी। वो बस अपना मन महसूस कर रह गया। मौके की नजाकत को समझते हुए वो सिद्धार्थ से बोला, इट्स ओके सिद्धार्थ, मैं फ्रेंड जोन में ही सही, लेकिन तुम भी लकी नहीं हो, क्योंकि आलिया को गर्लफ्रेंड बनाकर रखना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वैसे भी इसकी उम्मीदें तो कम ही है, बट फिर भी आई विश यू गुड लक कि आलिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रहे। देखना ये है कि कब तक वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रह पाती है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स में ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। रॉकी ने उसको इनडायरेक्ट वार्निंग देते हुए कहा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वो आलिया की खुशी के लिए भले ही उसको कुछ ना कह रहा हो, लेकिन फिर भी वो आलिया को ज्यादा टाइम तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहने नहीं देगा। रॉकी की इनडायरेक्ट वार्निंग को सिद्धार्थ देखकर भी इग्नोर कर दिया और बिल्कुल कूल होकर हल्के से मुस्कुराते हुए उसे रिप्लाई दिया, वेल थैंक्स बट नो थैंक्स। आई डोंट नीड योर गुड लक विश। मैं लक पर बिलीव नहीं करता। मुझे खुद पर यकीन है और पूरा पूरा यकीन है कि आलिया को मेरे साथ रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। सिद्धार्थ ने भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए बड़े सिंपल तरीके से उसको वार्निंग दे दी थी कि वो उन दोनों की रिलेशनशिप में बीच में ना ही आए तो अच्छा है। बाय द वे, एक बात और थी, मैं तुम्हारे इस पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ। हो सकता है कि आलिया ज्यादा टाइम तक मेरी गर्लफ्रेंड ना रह पाए। तुम्हारा ये सजेशन मुझे कुछ कुछ सही भी लग रहा है,
उसके साथ ज्यादा वक्त तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। इसलिए मैं बहुत जल्द ही उससे शादी करके उसे अपनी वाइफ बनाने जा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर द एडवाइस। वो जानबूझकर उसको जलाते हुए बोला और एक तरफ से उसको चैलेंज भी दे दिया कि जल्द ही वो दोनों शादी भी कर लेंगे। रॉकी उसकी बात पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। फिर कुछ सोचकर वो सिद्धार्थ से बोला, नेक्स्ट फंक्शन में आलिया को एक दोस्त की हैसियत से डांस परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। अपनी गर्लफ्रेंड पर तुम्हें इतना एतबार तो होगा ही कि ऐसा करने से वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास नहीं आ जाएगी। ओ भाई, यहाँ तो एक और लव ट्रायंगल के बाद स्क्वायर नजर आ रहा है? रॉकी भी कहीं हीरो बन के तो नहीं आने वाला है सिचुएशन में। वैसे इन सबके बीच में किसी ने बेचारी मुस्कान की मेडिकल कंडीशन के बारे में तो सोचा ही नहीं। आलिया को तो सिद्धार्थ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन जसमीत और अदिति ने बेचारी मुस्कान के साथ भी तो बहुत गलत किया था। आई होप अर्नब ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया होगा। एनीवेज, आगे के एपिसोड में जानेंगे आगे क्या होता है। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 193, रेस्टिकेशन। रॉकी की बात सुनकर सिद्धार्थ जोर से हंसा और फिर उससे बोला, ओके आई डोंट माइंड, लेकिन तुम्हें वो आलिया के बचपन की फोटोज मुझे सेंड कर दोगे जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे। वैसे अपनी फ्रेंड पर तुम्हें इतना तो ट्रस्ट होगा ही कि इससे तुम्हारी और उसकी बचपन की फ्रेंडशिप खत्म नहीं हो जाएगी। उसने भी रॉकी के स्टाइल में ही उसका डायलॉग वापस उसी पर मार दिया। इस बार सिद्धार्थ ने रॉकी को भी अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया था। अब वो सिद्धार्थ को किसी बहाने से मना भी नहीं कर सकता था। हम आलिया की अच्छी या बुरी, जो भी जितनी भी फोटोज है तुम्हारे पास, वो सब की सब मुझे चाहिए। सिद्धार्थ ने उसको एक बार फिर से रिमाइंड कराया। रॉकी ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, ठीक है। उसकी ये बात पीछे आती हुई आलिया ने सुन ली। वो उसी वक्त रॉकी से बिगड़ते हुए बोली, रॉकी, अगर वो फोटोज तुमने सिद्धार्थ को दिखाई ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर वो स्माइल करते हुए बहाना बनाते हुए बोला, सिद्धार्थ ने मुझे अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए वीआईपी पास देने के लिए कहा है, इसलिए मैं वो फोटोज उसे देने वाला हूँ। तो कॉन्सर्ट का वीआईपी पास लेने के लिए क्या मुझे भेज देगा? वो उसको घूरते हुए बोली। उसके कमेंट पर रॉकी हंस दिया। न्यू ईयर फंक्शन अभी खत्म हुआ था कि अब रिपब्लिक डे फंक्शन की तैयारी होने लगी। एक्सेल कॉलेज में हर साल ही रिपब्लिक डे काफी धूमधाम से ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता था और इस बार की तैयारी देखकर लग रहा था कि जैसे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटने वाले थे। रॉकी भी उन दोनों के साथ उसमें परफॉर्म करना चाहता था। हालांकि सुमन ने उसके साथ परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ के कहने पर आलिया रॉकी के साथ डांस परफॉर्म करने के लिए राजी हो गई थी। 2 दिन तक रेस्ट करने के बाद आलिया जब कॉलेज गई तो उसको वहां का माहौल काफी बदला बदला सा लगा। वहां के स्टूडेंट्स उसको घूर रहे थे और आंखों ही आंखों में उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बातें कर रहे थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। आलिया को समझ नहीं आया कि सब उसके बारे में ऐसी बातें क्या कर रहे हैं। शायद 2 दिन तक एब्सेंट रहने की वजह से। नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। इससे पहले भी तो मैं कई दिन तक एब्सेंट रह चुकी हूँ, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर मन ही मन वो ये सब सोचती हुई अपनी क्लासरूम की तरफ चली जा रही थी। क्लास में एंटर करने से पहले ही कुछ लड़कियों ने उसका रास्ता रोक लिया। ओहो, कॉलेज की न्यू सेंसेशन मिस आलिया, आखिर आप आ ही गई। और वो आपके मिस्टर साथ में नहीं आए, मिस्टर सिद्धार्थ। कहते हुए वो लड़कियां जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ ने आया तो क्या हुआ, अर्नब तो आया है ना, इसका पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड। कहकर वो लोग और तेज से हंसी।
उनकी फालतू बकवास सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी तीसरी वाली लड़की ने पूछा, अरे यार, ये बता, दोनों में से तेरा असली बॉयफ्रेंड कौन है? और फिर आलिया के पास आकर धीरे से आंख मारते हुए बोली, या फिर दोनों को ही फंसा रखा है। अब आलिया के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उनसे बहस करने का मतलब था कि उनके शक को और मजबूत कर देना। इसलिए उसने उनका कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए अपने सामने वाली लड़की को धक्का मारकर रास्ता बनाते हुए क्लासरूम में आ गई। वो थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही थी और सोच रही थी कि आखिर इस तरह के सवाल उससे क्यों पूछे जा रहे, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद प्रॉम नाइट पर पार्टी के बाद सबने सिद्धार्थ और अर्नब को अदिति और जसमीत के सामने उसका फेवर करते हुए देखा था। क्या तुम्हें नहीं पता, अदिति और जसमीत को कॉलेज से निकाल दिया गया है? व्हाट? आलिया चौंक कर पीछे पलटी। तभी अर्नब ने दरवाजे पर जोर से लात मारते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? उसको देखकर सभी लड़कियां फौरन वहां से खिसकी। अर्नब आलिया की तरफ बिना कोई ध्यान दिए उसको ऐसे अवॉइड करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया जैसे वो उसको जानता ही ना हो या फिर वो वहां पर खड़ी ही ना हो। आलिया को ये देखकर बड़ा अजीब सा लगा। वो फौरन उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। ये सब क्या है? अदिति और जसमीत को कॉलेज से बाहर कर दिया गया है? अर्नब पीछे मुड़ा और खतरनाक स्माइल करते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम भी तो यही चाहती थी ना? अर्नब के चेहरे पर एक अलग सी सख्ती थी। वो आलिया के सवाल का सीधा एक शब्द में जवाब देने के बजाय बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मुझसे बेहतर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ दे सकता है, तो तुम उसी के पास जाकर क्यों नहीं पूछती? ये कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अपनी पॉकेट से वायरलेस ईयरबड निकालकर अपने दोनों कानों में लगाया और आराम से पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर बैठ गया। आलिया की उससे दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके चेहरे पर डू नॉट डिस्टर्ब का नोटिफिकेशन बिल्कुल साफ झलक रहा था, जिसको डिस्टर्ब करने की हिम्मत आलिया में भी नहीं थी। सिद्धार्थ अपने ग्रुप के साथ एक पब्लिक अपीयरेंस पे गया था, इसलिए वो लोग आज एब्सेंट थे, वरना वो उसी से पूछ रही थी। वैसे उसको ये सोचकर भी अजीब लग रहा था कि इन 2 दिनों में सिद्धार्थ ने भी उसको ये नहीं बताया था कि अदिति और जसमीत को कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा चुका है। अब उसको इस न्यूज की डिटेल के बारे में जानने की उलझन थी, लेकिन फिलहाल क्लास में सिर झुकाकर चुपचाप बैठकर बोरिंग लेक्चर सुनने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बैठे बैठे ये सोच रही थी कि पिछली बार प्रिंसिपल अदिति की मम्मी के कहने पर उसको ही कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहते थे, जबकि वो ये जानते थे कि उसकी कंप्लेन झूठी है। पिछली बार आलिया के बार बार कहने पर भी वो सच बोल रही है और उस पर अटैक किया गया है। प्रिंसिपल ने उसकी बात मानने के बजाय अदिति की मम्मी की बात पर अदिति की झूठी कंप्लेन पर यकीन कर लिया। और अब इस बार अदिति और जसमीत की फैमिली की इतनी पावर होने के बावजूद भी इस बार प्रिंसिपल ने उन दोनों को ही पिछली बार की तरह वार्निंग देने के बजाय सीधे कॉलेज से रेस्टिकेट ही कर दिया, वो भी बिना उसकी कोई स्टेटमेंट लिए। क्या लगता है, सिद्धार्थ, अर्नब या फिर वो मिस्टर माथुर? भूल गए ना? आगे जानेंगे इस कहानी का सस्पेंस ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 194। द बिग सरप्राइज। ये कोई सिंपल बात नहीं लगती, क्योंकि वो सच जानने के बाद भी अपने ही कॉलेज के ट्रस्टी की इकलौती बेटी को यूं रस्टिकेट नहीं कर सकते। दिमाग में कई सवाल आलिया के उमड़ रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये तो अंदर की बात थी। इसलिए सुमन और रॉकी को भी शायद इसके बारे में ना पता हो। जब पीरियड ओवर होने की बेल बजी तो वो फौरन सुमन और मुस्कान के पास गई। उसके कुछ बोल पाने से पहले ही सुमन उसके पास आई और एक्साइटमेंट में उससे बोली, गेस व्हाट,
तुझे पता है उन दोनों बदतमीज लड़कियों के साथ क्या हुआ? आलिया ने भी फौरन सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। वैसे मुझे पूरी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन इन दिनों अदिति और जसमीत दोनों की ही बिजनेस फैमिली को काफी लॉस हुआ है और साथ ही मार्केट में उनके शेयर भी काफी गिर गए। ये बात कहीं ना कहीं तो उस रात वाले इंसिडेंट से लिंक करती है, सुमन ने किसी डिटेक्टिव के स्टाइल में बोला। और वो दोनों तो उस रात के बाद से कॉलेज भी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि पिछले ही दिन दोनों को ये पता चल गया होगा कि उन्हें रेस्ट्रिकेट किया जा चुका है। दोनों का ही एक साथ कॉलेज से निकाले जाने और उन दोनों को ही फैमिली का एक साथ बिजनेस में लॉस होना कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। रॉकी ने भी सुमन की बात का फेवर लेते हुए कहा, फिलहाल जो भी हो, लेकिन आलिया इस बात से बहुत खुश थी। उसको कॉलेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं दोनों से थी। उनके कॉलेज से चले जाने पर उसको बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर से कोई पत्थर हट गया हो। लेकिन उसको सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि उसने उन दोनों को पीट कर अपने मन की भड़ास तो निकाल ही ली थी। उसके दिमाग में उस रात की कही कुछ बातें गूंजने लगी जो उसने अदिति से गुस्से में कही थी। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? लगता है पूरे खानदान के मन में एक जैसी फीलिंग है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो कि तुम जितना भी चाहो, लेकिन मुझे मारने की ताकत तुम में तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान में भी किसी में नहीं है। मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश जिंदगी जीऊंगी सिद्धार्थ के साथ, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। जाओ, जो करना है सो कर लो। अचानक आलिया के दिमाग में एक पॉइंट क्लिक हुआ। ओह, तो उसको कॉलेज से रेस्टिकेट करवाने का काम सिद्धार्थ का है। शायद उसी ने ही इसकी ये बात सुन ली होगी। सिद्धार्थ के बारे में सोचते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और टेंशन की जगह एक सुकून भरी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ हमेशा खुश रहेगी, हमेशा एक खुशहाल जिंदगी जिएगी। वो कभी झूठ वादा नहीं करता। लंच ब्रेक के दौरान जब आलिया क्लास में बेंच पर अपना सिर रखे सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी कि तभी रॉकी वहां आ गया और उसको जबरदस्ती अपने साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करके ले गया। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए अब ज्यादा दिन नहीं रह गए थे और जो लोग उसमें परफॉर्म करना चाहते थे उन्होंने अब तक अच्छी खासी तैयारी कर ली थी, लेकिन कॉलेज में अभी भी फ्रेश एंट्रीज ली जा रही थी। आलिया का इसमें परफॉर्म करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन वो सुमन और रॉकी के लिए ऐसा कर रही थी। हॉल में जाकर उसने देखा कि आज हाफ टाइम के बाद से स्टार्टअप नाइट ग्रुप वापस आ गया था। हालांकि हाफ टाइम के बाद से कॉलेज आने का कोई तुक नहीं था, जिसकी दो वजह थी। पहली वजह रॉकी, जिसकी हर हरकत पर शुरू से ही उसकी पैनी नजर थी, और दूसरी वजह थी आलिया। जब हॉल में आलिया रॉकी और सुमन के साथ सेलिब्रेशन के लिए एनरोल करवाने गई तो उसने देखा कि वहां पूरा स्टार्टअप नाइट ग्रुप भी उसी फंक्शन के रिहर्सल में पहले से ही उसको सरप्राइज देने के लिए मौजूद था। आलिया भी उनका ये सरप्राइज पाकर एकदम से खुश हो गई। स्टेज पर तीनों टीनेजर्स अपनी चकाचौंध भरी परफॉर्मेंस के लिए खड़े थे। परफॉर्म करने से पहले अभी वो सिर्फ स्टेज की ओर खड़े परफॉर्म करने से पहले अभी वो सिर्फ स्टेज पर खड़े ही थे, लेकिन इतने में ही उन्होंने हॉल में मौजूद सभी लोगों की अटेंशन खींच ली थी। सभी लोग स्टारडम नाइट के लिए चीयर कर रहे थे। आलिया भी अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए बड़े प्यार से देख रही थी। वैसे तो ये सिर्फ एक रिहर्सल ही थी, लेकिन फिर भी वो लोग इतने डिवोटेड थे कि वहां मौजूद हर शख्स उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था। एक और इवेंट यानी एक और बड़ा तमाशा। वैसे क्या लगता है आपको, अदिति और जसमीत को कॉलेज से किसने निकाला होगा? और क्या सिद्धार्थ रॉकी के साथ आलिया की परफॉर्मेंस बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 195, द बिग सरप्राइज पार्ट 2।
वहां मौजूद कोई शख्स उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं था तो वो था रॉकी, जिनको भी ये लगता था कि स्टारडम नाइट ग्रुप सिर्फ हैंडसम और चार्मिंग पर्सनालिटी वाले मॉडल्स का ग्रुप है। उनकी सारी गलतफहमी ये देखकर दूर हो जाती कि सिर्फ चार्मिंग फेस ही नहीं बल्कि तीनों ही अपनी अपनी फील्ड में जबरदस्त टैलेंट से भरपूर थे। उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि जब आलिया ने उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा तो ये सोचकर दांतों तले उंगलियां दबा ली कि जब रिहर्सल में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है तो फंक्शन वाले दिन ये तीनों तो स्टेज पर आग ही लगा देंगे। आलिया को उनकी परफॉर्मेंस देखकर खुश होते हुए रॉकी उससे झिड़कते हुए बोला, आलिया तुम मुझे जानबूझकर जला रही हो ना? तुमको तो सिद्धार्थ कभी पसंद नहीं था, फिर अब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी कैसे तुमको अच्छी लग रही है? हाँ पहले पसंद नहीं था इसलिए उसको देखकर खुश नहीं होती थी, लेकिन अब मैं उसको पसंद करती हूँ और अब मुझे उसकी हर चीज अच्छी लगती है। आलिया ने रॉकी से बड़ी लापरवाही से कहा। रॉकी ने उसकी बात सुनकर अपना मुंह लटका लिया। जब उसने देखा कि गुस्से से बात नहीं बनी तो उसने अपने तेवर बदल दिए और बड़ा ही इमोशनल होकर उससे बोला, लेकिन आलिया क्या तुमको याद है बचपन में तुमने मेरे हाथ को पकड़कर मुझसे प्रॉमिस किया था कि बड़ी होकर तू सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी? क्या तू भूल गई अपना वादा? रॉकी ने अपना इमोशनल वाला कार्ड खेल दिया क्योंकि वो जानता था कि आलिया भी बचपन से ही बहुत इमोशनल है। आलिया ने उसकी तरफ 2 सेकंड घूरा और फिर झिड़क कर बोली, शादी का प्रॉमिस? जिस प्रॉमिस की तू बात कर रहा है ना वो मैंने नहीं किया था, बल्कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब शादी करने का वो प्रॉमिस तुमने मुझे आइसक्रीम का लालच देके करवाया था और साथ ही तुमने ये भी कहा था कि जब हम दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे तो तुम हर रोज मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया करोगे। ओह मैं भी ना कितनी बेवकूफ थी। हाँ तो अब कौन सा बड़ी होशियार हो गई है, बेवकूफ तो तू अभी भी है। जब रॉकी ने देखा कि आलिया पर उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है तो उसने उसको मस्का लगाना बंद कर दिया और फिर से वैसे ही उससे झगड़ने लगा जैसे हमेशा उसको चिढ़ाया करता था। आलिया का मन तो किया कि वो भी रॉकी को एक कड़ा जवाब दे, लेकिन फिर स्टेज पर स्टारडम नाइट की परफॉर्मेंस देखकर उसने रॉकी को अवॉइड कर दिया। स्टेज पर उन तीनों का परफॉर्मेंस फिनिश हुआ। चारों तरफ से जोरदार तालियां बजने लगी। अभी वो तीनों स्टेज पर ही थे कि ईशान ने सिद्धार्थ के कान में कुछ कहते हुए हॉल की एंट्रेंस की तरफ अपनी आंखों से इशारा किया। तीनों ही उस एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। उनको देखकर आलिया ने भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। गेट पर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। जब आलिया ने उन दोनों को एक साथ देखा तो उसके भी चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। ये उसके लिए आज का बिग सरप्राइज था। ये दोनों युवराज और शमिता थे। युवराज को भी कॉलेज फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया था और शमिता के साथ रिहर्सल में कुछ देर के लिए आज युवराज भी एक्सेल कॉलेज आया था। जब बाकी स्टूडेंट्स से भी उन दोनों को एक साथ देखा तो वो भी उनके लिए खुशी से चीयर करने लगे। उनके पीरियड फिक्शन सीरियल ने चंद्रकांता संतति के 50 एपिसोड पूरे हो चुके थे और उनकी रेटिंग आसमान छू रही थी। लीड एक्टर होने की वजह से युवराज वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। साथ ही बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेस के लिए भी दीवानगी कुछ कम नहीं थी। युवराज ने हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया। युवराज के अलावा शमिता, सिद्धार्थ, रोहित और ईशान को मिलाकर उनके सीरियल के लगभग पूरे ही मेन स्टार कास्ट उस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। उनके फैंस के लिए तो ये ऐसा पल था जैसे वो चांद पर पहुंच गए हो। सिद्धार्थ और रोहित और ईशान भी बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। युवराज ने हल्के मूड से स्माइल करते हुए उनको विश करते हुए कहा, लेकिन उसके आ जाने से स्टारडम नाइट के तीनों मेंबर्स ने जानबूझकर उसको अवॉइड करते हुए उसके सिंपल से हेलो का सीधा सा जवाब नहीं दिया। उनकी ये बेरुखी देखकर युवराज हंस पड़ा। वो जानता था कि ये तीनों शुरू से ही उसको पसंद नहीं करते, इसलिए उनके इग्नोरेंस से उसको बुरा नहीं लगा बल्कि काफी बचकाना लगा। उसने नोटिस किया कि स्टेज पर होने के बावजूद भी इतने लोगों में सिद्धार्थ का फोकस बस एक ही लड़की पर था। ये वही लड़की थी जो खुद को उसका सबसे बड़ा फैन बता रही थी और जिसकी स्टूडियो में युवराज ने हेल्प भी की थी।
ये तो खुद को सिद्धार्थ की एंटी फैन बता रही थी। युवराज ये सोच ही रहा था कि उसके कानों में शमिता की धीमी सी आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड, रातों रात पॉपुलैरिटी पाली है इसने। फेमस होने का वही सो कॉल्ड चीप तरीका। शमिता बुरा सा मुंह बनाते हुए युवराज से आलिया की तरफ इशारा करके बोली, ओह, नाउ आई गेट दिस, जस्ट वेट एंड सी। युवराज ने शमिता को देखकर वापस स्माइल करते हुए बोला। उसकी स्माइल को देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में भी एक नई खुराफात आ गई थी। लीजिए भाई, एक और तमाशा होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन हमें क्या, जब तक सिद्धार्थ और आलिया साथ है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपके आरजे प्रिया के साथ।